हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो बच्चे, जैसा कि हमारी रियल नंबर्स का चैप्टर चल रहा था, तो आज की क्लास में बच्चे हम सभी तरीके के सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर से बन सकते हैं। और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बच्चे। तो बच्चे, इस वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन हम सारे डिस्कस कर लेंगे और देखेंगे बच्चे कि किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, और वो थिंकिंग आपको डेवलप करनी होगी ताकि आप एक भी क्वेश्चन रियल नंबर से आ जाए तो वो ना मिस करें। तो इसी वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे बच्चे। तो पिछली क्लास में जितना भी हमने डिस्कस किया था, आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। आपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं बताया बच्चे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स बट यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड well in the comment box. So I want you all to write down a comment by focusing on by telling me that how you are liking my videos and what are the improvements that you want. तो बच्चे, आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बच्चे, कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। और क्वेश्चन है बच्चे, लेट पी क्यू एंड आर बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। पी क्यू और आर 3 अलग अलग प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर आपको पता है बच्चे, जिसके क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर। यानी प्राइम नंबर के 2 फैक्टर हैं, तो वो मुझे कंफर्म है। और ये अलग अलग प्राइम नंबर है। आपको चेक करना है कि पी क्यू आर का मल्टीप्लीकेशन प्लस क्यू एक कंपोजिट नंबर है या नहीं। और आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं डिस्टिंक्ट प्राइम के, सच दैट ये कंपोजिट नंबर हो और ये प्राइम नंबर हो। मतलब नीचे दिया गया जो नंबर है वो कंपोजिट हो और ये प्राइम हो। तो पहले आपको चेक करना है, बोर्ड 2025 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले आपको ये समझना होगा पी क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम है, और आपको चेक करना है कि ये कंपोजिट है कि नहीं। तो देखो बच्चे, मैंने आपको कंपोजिट वाले बहुत सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। पी डॉट क्यू डॉट आर प्लस क्यू का मतलब ये है कि पी इंटू में क्यू इंटू में आर की बात कर रहा है, प्लस क्यू की बात कर रहा है। अब दोनों बताओ मुझे बच्चे, बताओ कि यहां पर प्लस से 2 चीजें सेपरेटेड हैं, यानी यहां पर कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। सर यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है, तो क्यू को मैं कॉमन ले सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल सर ले सकते हो। सर यहां से क्यू चला गया, यानी क्या क्या बच गया? पी इंटू में आर, दिस इज मल्टीप्लीकेशन के लिए डॉट का इस्तेमाल करते हैं हम। प्लस यहां से क्यू चला गया तो 1 बचेगा, यहां से क्यू चला गया, यहां से क्यू चला गया, पी इंटू में आर प्लस 1 बचेगा। अब इसको डिवाइड करने वाली कौन सी टर्म है? देखो बच्चे, Q तो इसको डिवाइड करेगा ही, क्योंकि Q इंटू में पी आर प्लस 1 ब्रैकेट में लिखा है। तो Q विल डिवाइड, Q किसको डिवाइड करेगा? आप कहेंगे डिवाइड करेगा Q इंटू में P डॉट आर प्लस 1 को। सही बात है बिल्कुल। सर P डॉट आर प्लस 1 भी तो डिवाइड करेगा, विल डिवाइड, किसको डिवाइड करेगा? आप कहेंगे सर इस पूरे टर्म को। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि एक फैक्टर इसका ये भी है और एक फैक्टर ये भी है। सर 1 भी तो डिवाइड करेगा, 1 विल डिवाइड, किसको डिवाइड करेगा? 1। सर Q इंटू में P डॉट आर प्लस 1 को, चाहे यहां पे कोई भी प्राइम नंबर हो तो 1 तो डिवाइड करेगा ही, ये भी डिवाइड करेगा, Q भी डिवाइड करेगा। और एक नंबर और है जो दोनों को डिवाइड करेगा, एक Q इंटू में पी आर प्लस 1 विल डिवाइड, किसको डिवाइड करेगा? किसको डिवाइड करेगा? Q इंटू में पी आर प्लस 1 को। तो कितने फैक्टर हो गए? मोर देन 2 फैक्टर्स। और किसी भी नंबर के अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो क्या हो जाता है? कंपोजिट नंबर। तो P डॉट क्यू डॉट आर प्लस क्यू इज अ कंपोजिट नंबर। आप क्या लिखोगे बच्चे? ये क्या है? कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से बच्चे आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे, राइट बच्चे। अब इसका दूसरा पार्ट है, मतलब इसका 2 पार्ट और दिए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। और ये आपका बोर्ड 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आया। और अपने आप में काफी बेहतरीन सवाल है बच्चे। एक सेकेंड, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चे ये। और इसको आपको अगर, एक सेकेंड बच्चे, इसको अगर आपको सॉल्व करना है बेहतर ढंग से तो पहला पार्ट हमने इजीली सॉल्व कर लिया और हमने समझा कि किस तरीके से क्या है, कंपोजिट नंबर है, राइट बच्चे। यहां तक आपको समझ आ गया होगा आई होप। और एक सेकेंड, हाँ जी बच्चे, तो यहां तक आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो आपको यहां तक इजीली समझ आ गया होगा बच्चे कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं।
इसका दूसरा पार्ट है बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, दूसरा पार्ट है सर पी क्यू आर का मल्टीप्लीकेशन प्लस 1, क्या ये कंपोजिट होगा? आपको एग्जाम्पल देना है और यहां पर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम की बात कर रहा है, तो आप 3 डिस्टिंक्ट प्राइम अपनी तरफ से मान लो। सपोज मैंने मान लिए प्राइम अपनी तरफ से 3 डिस्टिंक्ट, सपोज मैंने मान लिए, मैंने पहले वाले पार्ट को जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट को, ये वाला पार्ट मैंने करा चुका हूं आपको बच्चे, पी डॉट क्यू डॉट आर प्लस 1 को कंपोजिट दिखाना है ना आपको, तो पी क्यू आर को आप डिस्टिंक्ट प्राइम लोगे, तो पी को मैंने मान लो 2 ले लिया, क्यू को मैंने मान लो 5 ले लिया, और आर को मैंने ले लिया 7। तो देखते हैं क्या आता है। पहले पी क्यू आर का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू में 5 इंटू में 7, और फिर क्या करना है 1 करना है, तो ये हो जाएगा 35, और इंटू में 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 35 का डबल करूंगा अगर मैं, तो आएगा ये बच्चे आपके पास 71। तो क्या 71 कंपोजिट नंबर है? नहीं, 71 कंपोजिट नंबर तो नहीं है, यानी ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है सही नहीं है, यानी मुझे पी क्यू आर कुछ और लेना होगा, कुछ और लेना होगा। अगर मैं पी को 3 ले लूँ, क्यू को 5 ले लूँ और आर को 7 ले लूँ, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू में 5 इंटू में 7 प्लस 1, तो ये जाएगा 15 इंटू में 7 प्लस 1, और 15 इंटू में 7 करूँगा, 7 5 35, 3 105 प्लस 1 दैट इज 106। 106 क्या है बच्चे? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, और किससे हो रहा है बच्चे? ये 5 से नहीं होगा, 2 से होगा, और किससे डिवाइड हो रहा है बच्चे ये? अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइज कर लूँ ना इसका, तो 2 5 जा, फिर 2 3 जा, फिर किससे जा रहा है? और किससे जा रहा है बच्चे ये? आप देखेंगे तो 6 7 8 53 आ रहा है ना, 2 5 10 5 53, और क्या 17 18 19 की टेबल में आ सकता है ये, पर इसके मोर देन 2 फैक्टर है। देखो, एक तो 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 106 भी तो इसका फैक्टर है, 106 भी तो एक फैक्टर है, तो यहीं पे दिख गया ना हमें, तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चे। एक तो 1 इसका फैक्टर हमें दिख गया, एक 2 दिख गया, और एक 106 दिख गया, तो मैं लिख दूंगा मोर देन 2 फैक्टर, और मोर देन 2 फैक्टर होते हैं तो क्या हो जाता है? कंपोजिट। तो ये कंपोजिट है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, राइट बच्चे। अब दूसरे में सर प्राइम नंबर दिखाना है, इस तरीके से आप बच्चे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले में क्या दिखाना है सर? प्राइम नंबर दिखाना है, अपनी तरफ से हम मानेंगे इस क्वेश्चन में, इसमें हमें अज्यूम ही करना पड़ेगा पी क्यू आर को, तो हमें प्राइम नंबर दिखाना है ना, तो पी को 3 ले लेते हैं, क्यू को 5 ले लेते हैं, और आर को अपनी मर्जी से मैंने सपोज ले लिया 2, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर पुट करूं पी की जगह 3 इंटू में 5 इंटू में 2 प्लस 1, तो क्या आएगा? 5 से 15 इंटू में 2 प्लस 1 दैट इज 30 प्लस 1 दैट इज 31। 31 इज अ प्राइम नंबर। ये क्या है बच्चे? प्राइम नंबर, क्योंकि इसको डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 है और 31 है। सिर्फ कितने फैक्टर है? ओनली 2 फैक्टर्स। तो इस तरीके से बच्चे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, पहले वाले के लिए भी और दूसरे वाले के लिए भी, और इस तरीके से बच्चे आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, पुट करने वाला क्वेश्चन था, आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने थे, तो आपको 3 नंबर इस क्वेश्चन में मिल जाते। पहले वाले को कंपोजिट दिखाते तो 1 नंबर, इसमें भी 1 नंबर और इसमें भी 1 नंबर। इस तरीके से बच्चे बोर्ड 2025 का ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता था, राइट बच्चे। सर थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। अच्छा, एक्स और वाई 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, यानी जो एक्स और वाई में ये मल्टीप्लाई किया गया है ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज कर रखा है। अच्छा, यानी पी जो हमें दिया है ना, एक्स रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई वाई रेज टू द पावर 3, और क्यू दिया है हमें एक्स रेज टू द पावर 1 है ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और वाई रेज टू द पावर 4 दिया है। सर आर दिया है हमें एक्स रेज टू द पावर 5, और यहाँ दिया है वाई रेज टू द पावर 2। कह रहा है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। अच्छा, एचसीएफ निकालना है, ये तो इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है बच्चे इजीली। और कैसे करोगे बच्चे पी क्यू आर का एचसीएफ? आप कहोगे सारे प्राइम फैक्टर लिख दो, मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, बहुत अच्छे। सर एचसीएफ में हम लीस्ट पावर लेते हैं, लीस्ट 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 1, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ क्या है बच्चे 5, तो लीस्ट क्या है 1। सर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, सर लीस्ट क्या है 2, तो आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। सर नीचे अगर मैं एलसीएम ले लूँ, एलसीएम भी लेना है ना पी क्यू आर का, सर एलसीएम लेना पड़ेगा पी क्यू आर का, लेके देख लेते हैं। सर एक्स इंटू में वाई तो आएगा, पर ग्रेटेस्ट आएगा इस बार पावर, तो यहाँ 5 है ग्रेटेस्ट, और इधर क्या है सर 4 है ग्रेटेस्ट, तो सर ये आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर 5 और वाई रेज टू द पावर 4। नीचे सर क्या रहा है, ये तो निकाल दिया आपने, एचसीएफ भी निकाल दिया, और
एलसीएम भी आपने इसका निकाल दिया बच्चे, इसमें कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। फर्दर चेक इफ एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज पी इंटू में क्यू इंटू में आर और नॉट। अच्छा ये कह रहा है चेक भी करो, चेक भी करो। अच्छा एचसीएफ इंटू में एलसीएम करना है, तो एचसीएफ क्या है, चेक क्या करना है, चेक टू चेक। तो मुझे बताओ एलएचएस क्या है बच्चे। देखो उल्टी साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये वाली इक्वेशन है, तो मैं एलएचएस उठा लेता हूं, यानी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। पहले ये निकाल लेते हैं इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है। अगर ये आरएचएस के बराबर यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो मेरा चेक हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं आता तो मैं क्या बोलूंगा, गलत है, यानी ये सही नहीं है। चेक करना है ना और नॉट, तो चेक कर लेते हैं। एचसीएफ क्या आया इनका, एक्स रेज़ टू द पावर 1 इंटू में वाई रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई, सर ये नीचे क्या आया एलसीएम एक्स रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई वाई रेज़ टू द पावर 4। आप कहेंगे सर ये इन दोनों को एक साथ ले आते हैं, ये एक्स जैसे हैं, मतलब दोनों एक्स ही हैं, तो मैं इन दोनों को एक साथ ले आया और वाई वालों को एक साथ रख लिया। अच्छा सर इससे क्या होगा, अरे बेस सेम है, यहां पर क्या है सर, बेस सेम है, बेस कॉपी और एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं सर, ऐड हो जाते हैं। यहां पर भी सर क्या है, बेस सेम है, बेस कॉपी और एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड। ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, आपने वहां बहुत डिटेल में समझा होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि ऐसा क्यों हुआ। तो 5 + 1 हो जाता है 6 और ये भी क्या हो जाता है 6, यानी एक्स रेज़ टू पावर 6 और वाई रेज़ टू पावर 6 बन गया। अच्छा सर मैं एक और स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूं यहाँ पे ताकि हम अगले पेज पर, अब जो आपका आरएचएस था उसको सॉल्व करते हैं। आरएचएस क्या है सर, सर आरएचएस है पी इंटू में क्यू इंटू में आर। अच्छा आरएचएस क्या है, आरएचएस ऑफ द इक्वेशन है पी इंटू में क्यू इंटू में आर। सर पी क्या है, सर पी ये टर्म है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का मल्टीप्लीकेशन। फिर क्यू क्या है सर, सर क्यू है एक्स रेज़ टू पावर 1 और वाई रेज़ टू पावर 4, एक्स रेज़ टू पावर 1 और वाई रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई आर क्या है सर, सर आर है, बहुत ध्यान से देखेंगे, आर है एक्स रेज़ टू पावर 5 और वाई रेज़ टू पावर 2, एक्स रेज़ टू द पावर 5 और वाई रेज़ टू पावर 2 सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सर एक्स वाले एक साथ रख लो, सर एक्स वाले एक साथ अच्छे लग रहे हैं, एक्स रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स रेज़ टू पावर 1 और एक्स रेज़ टू पावर 5, और सर वाई वाले एक साथ रखोगे तो वाई रेज़ टू पावर 3 वाई रेज़ टू पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू पावर, सॉरी प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, यहाँ पर थोड़ी सी बच्चे गड़बड़ हो गई, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दिया, एडिशन लगा दिया, अब सही है। सर बीच में जब प्रोडक्ट का साइन होता है और काफ़ी सारी टर्म्स काफ़ी सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर बेस सेम है और बीच में प्रोडक्ट है, बेस सेम बीच में प्रोडक्ट बेस कॉपी, और जो भी एक्सपोनेंट है सबको ऐड कर दो, जो भी एक्सपोनेंट है सबको ऐड कर दो। यहाँ पे भी सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो y बेस सेम और एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे सारे ऐड। ये तभी होगा जब बीच में क्या होगा, प्रोडक्ट का साइन होगा बच्चे, आपने पढ़ा होगा। तो 3 + 5 6 7 8 और इधर क्या आ जाएगा सर y 5 9, यानी y x रेज़ टू पावर 8 और y रेज़ टू पावर 9 आया यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर LHS क्या था, LHS क्या x रेज़ टू पावर 8 और y रेज़, नहीं LHS और RHS क्या है बच्चे, अलग अलग हैं। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देखो बच्चे एक सेकेंड, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की बराबर नहीं है, तो हम LCM ऑफ 3 numbers that is PQR into में HCF of 3 numbers that is PQR can't be equal to P multiply Q multiply R। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या 2 नंबर का LCM इंटू में HCF, 3 नंबर का LCM इंटू में HCF क्या तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो नॉट ये कभी नहीं होता। ठीक है बच्चे, आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि 2 नंबर का LCM मल्टीप्लाई 2 नंबर का HCF हमेशा बराबर होता है 2 नंबर के प्रोडक्ट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको समझना भी चाहिए, दिस इज स्टार मार्क्ड बच्चे, आपको ये समझना चाहिए, आपके मन मंदिर मस्तिष्क में बैठा होना चाहिए कि LCM इंटू में HCF जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है, पर 3 नंबर के केस में ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से बच्चे आप पिछला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन बच्चे, ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, हमने पिछली क्लास में वर्ड प्रॉब्लम आपको डिटेल में समझाई थी मैंने कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको LCM यूज करना है या HCF यूज करना है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन है इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच हिंदी एंड इंग्लिश आर दिस, यानी फ्रेंच के टीचर आपको दिए हैं 48 और आपको हिंदी के टीचर दिए हैं बच्चे कितने 80
और उसके बाद एक सेकंड बच्चे 48 है, और उसके बाद किसके टीचर है, इंग्लिश के टीचर आपको गिवन है बच्चे 144। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड, यानी एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर बैठेंगे और सेम सब्जेक्ट के बैठेंगे, यानी 48 है तो ग्रुप बना दूंगा मैं अलग अलग, जैसे फ्रेंच के टीचर है ना, एक रूम में फ्रेंच के फिर दूसरे में भी फ्रेंच के। तो क्या मुझे भी बताओ कि इन तीनों से बड़ा आंसर पॉसिबल हो सकता है? तो मैं अगर देखूं तो इन तीनों से बड़ा आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर बड़ा पॉसिबल होगा तो एलसीएम लेंगे और छोटा पॉसिबल होगा तो एचसीएफ लेंगे। अगर मैं इन तीनों से बड़ा कोई मान लेता हूं 200, क्या 200 टीचर एक ही रूम में बैठा सकता हूं मैं? जब इंग्लिश के ही मेरे पास 144 टीचर हैं एक सब्जेक्ट के, तो 200 कैसे बैठाऊंगा एक रूम में? 200 तो है ही नहीं मेरे पास, यानी इनसे छोटा आंसर पॉसिबल है। एंड इफ द स्मॉलर आंसर इज पॉसिबल in this case then we will take the HCF, and if I assume any value which is smaller than these three, like if I assume 25 for example, then 25 can be possible, 25 फिर भी possible है, पर 200 तो बिल्कुल possible नहीं है ना। यानी इस क्वेश्चन में क्या लेंगे सर, हम लेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर, किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? एक सेकंड बच्चे, किसका, एक सेकंड, ये थोड़ा सा किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है सर? आप लोगे एचसीएफ किस किसका लोगे सर? 48, 80 एंड 144। अब मैंने आपको एचसीएफ लेना सिखाया है बहुत डिटेल में। प्राइम फैक्टराइज मेथड का हम यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हम यूज करते हैं, एंड आई वांट यू ऑल टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दिस। अब आप जब एचसीएफ निकाल दोगे तो ये पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने चाहिए। तो जो भी इसका एचसीएफ आएगा, मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में बताएं बच्चे इसका एचसीएफ क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अब जो भी एचसीएफ आएगा, जो भी एचसीएफ आएगा वो ये बताएगा कि एक रूम में कितने टीचर बैठ सकते हैं, एक रूम में कितने टीचर बैठ सकते हैं। अब मान लो इसका एचसीएफ आ गया 16 या इसका एचसीएफ 16 आ गया मान लो, तो अगर मैं 16 टीचर्स को एक रूम में बैठाता हूं तो टोटल टीचर कितने होंगे? 16। 16 टीचर को दो रूम में बैठाता हूं तो टोटल टीचर कितने होंगे? 32। और 16 टीचर को 3 रूम में बैठाऊंगा तो टोटल टीचर कितने होंगे? 48। यानी फ्रेंच के टीचर्स के लिए 3 रूम चाहिए। अगर मैं 16-16 का ग्रुप बनाऊंगा, यानी 3 रूम इसके लिए चाहिए, फिर इसके लिए भी रूम निकालूंगा। कैसे कैसे निकालूंगा? 80 को एचसीएफ से डिवाइड करूंगा, फिर 144 को एचसीएफ से डिवाइड करूंगा, यानी इससे मुझे क्या पता लग जाएगा? रूम पता लग जाएंगे। सबके लिए जब रूम पता लग जाएंगे तो टोटल रूम निकाल सकता हूं। टोटल रूम कैसे निकलेगा सर? फ्रेंच के रूम, हिंदी वाले टीचर के रूम और इंग्लिश वाले टीचर के रूम सबको जोड़ दूंगा। और आप, मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं बच्चे कि आप, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको ये सॉल्व कर आंसर क्या मिला। ठीक है बच्चे, आप ये कमेंट बॉक्स में बता देंगे। आई होप कि आप बताएंगे और आपसे मुझे पूरी उम्मीदें हैं कि आपको बताना भी चाहिए। ठीक है बच्चे, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। हमने यहां तक क्वेश्चन डिस्कस किए। अब ये वाला क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन आपने जो है पिछली क्लास में जो है कहीं ना कहीं डिस्कस किया है बच्चे, और मैंने भी डिस्कस किया था आपसे और आपको समझ भी आया था। बच्चे क्या करना है, इफ द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा यानी जो एचसीएफ है, किसका एचसीएफ सर? 144 का और 180 का, वो किस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है? 13m-16। तो आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो पहले आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जब आपको एचसीएफ मिल जाएगा तो यहां आप वैल्यू डालोगे और इक्वल टू क्या डालोगे? 13m-16। फिर आप क्या करोगे, इस वैल्यू को जो एचसीएफ है प्लस 16 करोगे और इक्वल टू 13m डालोगे। फिर जो वैल्यू आएगी, तो यहां पे कुछ वैल्यू आएगी इन दोनों को ऐड करने के बाद, उसको क्या कर दोगे 13 से डिवाइड, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? m की वैल्यू मिल जाएगी। आई वांट कि बच्चे आप इसको भी सॉल्व करें, क्योंकि मैंने इस तरीके का क्वेश्चन पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया है और बहुत डिटेल में किया है बच्चे। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। अब हम करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है ये भी बच्चे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम, और बच्चों को इसीलिए समझने में दिक्कत होती है क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है कि हमें एचसीएफ लेना है, एलसीएम लेना है, क्या लेना है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है हमसे। क्वेश्चन को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा बच्चे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 और 24 का है ये बच्चे।
क्वेश्चन है, द नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अच्छा, सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री से नेशनल आर्ट कन्वेंशन कोई हो रहा है, वहां पर रजिस्ट्रेशन आए हैं बच्चों के अलग अलग कंट्री, मतलब कंट्री के अलग अलग हिस्सों से। तो ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक में कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं? 60 इंटरेस्टेड हैं। और 84 इंटरेस्टेड है डांस में। अच्छा, डांस में इंटरेस्टेड है 84। उसके बाद 108 जो है इंटरेस्टेड है किसमें? हैंडीक्राफ्ट में। हैंडीक्राफ्ट में एच से हैंडीक्राफ्ट को दिखा देता हूं, और 108 स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्टेड है। फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप। अच्छा, इनके ग्रुप बनाना चाहते हैं, मिनिमम ग्रुप बनाना चाहते हैं, सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म। यानी म्यूजिक के हैं तो म्यूजिक का एक ग्रुप, फिर म्यूजिक का दूसरा, फिर म्यूजिक का तीसरा, ऐसे डांस का एक ग्रुप, डांस का दूसरा ग्रुप, डांस का तीसरा ग्रुप। यानी एक ग्रुप में एक जैसे बच्चे रहेंगे और मिनिमम बच्चे आपको रखने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप में कितने बच्चे होंगे वो बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे वो बताना है। एंड हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम। अगर हर ग्रुप को एक रूम अलॉट किया जाए तो कितने रूम चाहिए। सर ये कितना बड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चे, सर हम क्या कैसे करेंगे। अरे बच्चे आप घबरा रहे हो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे आपको इस क्वेश्चन को देख के। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो मैंने आपको समझाया सिर्फ आप उसका इस्तेमाल करो। पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपको एलसीएम लेना है, एचसीएफ एलसीएम लेना है और एचसीएफ ये क्या लेना है, पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है बच्चे। अगर मैं देखूं, अगर मैं मानता हूं कि मैं एक रूम में इन सबसे ज्यादा बच्चे बैठा लूं, मान लो 200 बच्चे बैठा दिए मैंने, क्या एक ही रूम में 200 बच्चे मैं बैठा सकता हूं? जब मेरे पास हैंडीक्राफ्ट के 108 बच्चे हैं तो एक रूम में हद से हद अगर मैं बैठा भी दूं तो 108 बैठा सकता हूं, 200 कैसे बैठाऊंगा? यानी इन तीनों से बड़ा आंसर तो पॉसिबल नहीं है। यानी मुझे फिर क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ। यानी मुझे किसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा 60, 84 एंड 108 का, है ना बच्चे। तो बस सर 60 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 3 जा 0, फिर 2 1 जा 15 आ गया, फिर 3 5 जा, फिर 5 1 जा। यानी 60 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइज किया तो आया 2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है ना 2। सर 3 रेज़ टू द पावर 1, वेरी गुड सर, एंड 5 रेज़ टू द पावर 1, वेरी गुड बच्चे। अब 84 का प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं। 84 का जब मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। यानी 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू में 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू में 7 रेज़ टू द पावर 1। सर ऊपर 7 नहीं है तो लगा दो ना 7 रेज़ टू द पावर 0। किसने कहा? डरना क्या है? सर नीचे 5 नहीं है, 5 रेज़ टू द पावर 0 लगा दो, क्योंकि मैं चाहता हूं ऊपर नीचे सेम प्राइम सेम एक सेकंड बच्चे, सेम तरीके के प्राइम फैक्टर्स रहें। ओके बच्चे। इसके बाद है आपके पास 108। 108 का जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 108 का जब प्राइम फैक्टराइज करोगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, उसके बाद 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। यानी इसका करूंगा तो 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 3, और सर 5 नहीं है तो 5 रेज़ टू द पावर 0 और 7 रेज़ टू द पावर 0, 7 भी नहीं है। पर मुझे क्या लेना है सर? एचसीएफ लेना है। एचसीएफ क्या आएगा सर इनका? 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे, और कौन सी पावर लेंगे? मिनिमम। 2 की मिनिमम क्या है सर? 2 ही है। सर 3 की मिनिमम है 1, और सर 5 की मिनिमम है 0, सर 7 की मिनिमम है 0। यानी आ गया 2 रेज़ टू द पावर 2 दैट इज 4, 2 रेज़ टू द पावर 2 का आंसर क्या आता है सर? 4 इंटू में 3 दैट इज 12। यानी एचसीएफ इन तीनों का क्या है? 12। यानी मैं एक रूम में कितने बच्चे बैठा सकता हूं? 12 स्टूडेंट्स इन 1 रूम। एक रूम में कितने बच्चे बैठेंगे? 12 बैठेंगे। अब मुझे इतना जब पता लग गया कि एक रूम में 12 बच्चे बैठ सकते हैं, एक रूम में 12 बच्चे बैठ सकते हैं, तो मुझे बताओ कि एक रूम में अगर मुझे 60 बच्चों को बैठाना है अलग अलग, एक रूम में मैं कितने बच्चे बैठाऊंगा? 12। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था पहले? एक ग्रुप में कितने बच्चे रखूं? एक ग्रुप में मैं रखूंगा 12 बच्चे, 12 बच्चे। ये पूछा था ना, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो हर ग्रुप में कितने बच्चे होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज 12। इसका आंसर क्या होगा? 12। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। अच्छा कितने ग्रुप्स बनेंगे? तो मुझे बताओ 60 के अगर मुझे ग्रुप बनाने हैं, म्यूजिक में कितने बच्चे हैं? 60, तो 12 का एक ग्रुप बनाऊंगा तो स्टूडेंट्स कितने होंगे? 12। 12 के n ग्रुप बनाऊंगा तो टोटल बच्चे हो जाएंगे 60, और n की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मुझे ग्रुप पता लग जाएगा 12/60, 12 5 जा। यानी म्यूजिक के कितने ग्रुप बनेंगे? म्यूजिक ग्रुप होंगे 5। म्यूजिक के ग्रुप कितने होंगे? 5। अच्छा
सर इसके भी बता दो। 84, यानी अगर मुझे 12 12 के ग्रुप में बैठाना है तो 12 12 के n ग्रुप और 84 बच्चे होंगे, तो n की वैल्यू निकालूंगा तो 84/12। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2 6 12, 2 4 2 2 4, 6 7 42, यानी 7 ग्रुप बनेंगे। पर ये किसके ग्रुप हैं? 84 बच्चे हैं किसके? 84 बच्चे हैं डांस के, यानी डांस के कितने ग्रुप हो गए? डांस के ग्रुप हो गए सर 7। और सर लास्ट बचा ये 108, इसका क्या करें? तो 108 को भी डिवाइड कर दो किससे? HCF से। तो कौन सा बचा है? हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट के कितने ग्रुप बनेंगे सर? 108/12। तो क्या करेंगे? 2 6 12, 2 5 10, 2 4 8, 6 8, 6 9 9 6 54। यस, तो 9 ग्रुप बनेंगे। किसके बनेंगे 9 ग्रुप? हैंडीक्राफ्ट के। अब हर ग्रुप को कितने अब आपने ये बता दिया कि कितने ग्रुप चाहिए। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? यहाँ पे देखो बच्चे, क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ईच आर्ट फॉर्म। तो सबके सारे आर्ट फॉर्म के ग्रुप बता दिए। हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम। हर ग्रुप को मैंने एक रूम दिया, तो 5 ग्रुप है तो 5 रूम यहां लगेंगे। सर यहां 7 ग्रुप है, 7 रूम यहां लगेंगे। सर यहां 9 ग्रुप है तो 9 रूम यहां लगेंगे। तो कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ रूम्स, टोटल नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे सर, आप कहेंगे सर 5 + 7 + 9, कितना हो गया सर? ये 21। तो इस तरीके से बच्चे आपने इसका स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन का जवाब दिया और यहां पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बच्चे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, आधे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते ही भाग जाएंगे, वीडियो छोड़ देंगे, अरे सर ये क्या क्वेश्चन है, ये रोने लग जाएंगे बच्चे रोने लग जाते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को देख के। रोना नहीं है बच्चे, आपको समझना है क्वेश्चन को। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स ABC आर गिवन बिलो। इतना आसान काम करके दे रहा है कि प्राइम फैक्टराइज पहले ही करके दे दिया। ओहो सर, तो ये तो अभी खुश हो गए बच्चे कि सर प्राइम फैक्टराइज करके दिया है। क्या दिया है? 2r मल्टीप्लाई 3p मल्टीप्लाई 5q। अच्छा सर ये प्राइम फैक्टराइज करके दिया। सर बी का भी प्राइम फैक्टराइज करके दिया है। बी का क्या दिया है प्राइम फैक्टराइज करके? अच्छा मैं आपके लिए थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देता हूं, कहीं आपको लग रहा हो सर बहुत देर से बोर हो रहे हैं, सर ये क्या है? सर 2 यहाँ पर है p और यहाँ पर आ जाएगा 3r एंड यहाँ पर आ जाएगा 5p। सर c की वैल्यू आएगी, c का जो प्राइम फैक्टराइज करके दिया है वो 2q मल्टीप्लाई 3q और मल्टीप्लाई 5p। अच्छा यहां तक इसने प्राइम फैक्टराइज करके दिया। फिर कह रहा है सच दैट p जो है छोटा है q से और q जो है r से छोटा है, और कह रहा है p q r r नेचुरल नंबर्स। अच्छा p q r क्या है? r नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का क्या मतलब हुआ? नेचुरल नंबर का मतलब हुआ कि p की वैल्यू अगर 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, या ये 1 है तो ये 5 होगा, ये 7 होगा। मतलब होगा नेचुरल, होगा नेचुरल ही, नेचुरल के अलावा कुछ नहीं होगा, नेचुरल के अलावा कुछ नहीं होगा। आर नेचुरल नंबर। अच्छा मैंने ये क्यों मिटा दिया? एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड बच्चे, थोड़ा सा अब ये क्या है? आर नेचुरल नंबर्स। अच्छा नेचुरल नंबर्स। अच्छा ये नेचुरल नंबर है, इसका मतलब p की वैल्यू, p जो भी होगा उससे बड़ा होगा क्यों, और सबसे बड़ा होगा r, सबसे बड़ा r होगा। हो सकता है p की जगह 1 हो, यहाँ 5 हो, यहाँ 9 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक इतना समझ आ गया बच्चे? यानी होगा इस ऑर्डर में ही, यानी p सबसे छोटा होगा नेचुरल में, q सबसे उससे बड़ा होगा, और उससे बड़ा होगा r, और कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या होगा। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ABC। अच्छा ए बी सी को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर जो विदाउट लीविंग है, जो रिमाइंडर नहीं दे रहा, इस 30। अच्छा इन तीनों को डिवाइड करने वाला 30 है, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर तो मैंने सुना है सर, सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करेगा वो तो HCF होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। हाँ सर, यानी HCF दिया है आपको। क्या दिया है? HCF। किसका HCF सर? ए बी और सी का, यानी ए बी सी को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है? 30 है। अच्छा द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2। एक सबसे छोटा नंबर है जो 2 रिमाइंडर दे रहा है, जब उसको डिवाइड किया एबीसी से। अच्छा एबीसी से किसी नंबर को डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया?
5402 को, तो रिमाइंडर क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, वो सबसे छोटा नंबर है, रिमाइंडर 2 दे रहा है। अगर मैं रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नंबर डिवाइड हो जाएगा पूरा। अगर मैं रिमाइंडर ही तो जड़ है, जो रिमाइंडर बच रहा है, अगर मैं उसको उस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा सबसे छोटा जो इन तीनों से डिवाइड हो। देखो बच्चे, मान लो मैंने बोला 8 से कर दो, 8 को डिवाइड करो 5 से, तो आप कहोगे 5 1 5 6 7 3 आया, क्या आया 3, रिमाइंडर है ना 3 क्या है सर, रिमाइंडर। मैं चाहता हूं 8 डिवाइड हो जाए 5 से, तो अगर मैं 8 में से इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 5 6 7 8, 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, और 5 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। यानी 5402 इन तीनों से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर दे रहा है 2, रिमाइंडर दे रहा है 2। तो अगर मैं 5, और सबसे छोटा भी है, स्मॉलेस्ट नंबर है ना, तो 5402 में अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एबीसी से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड, यानी नंबर आएगा 5400। 5400 इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और इन तीनों से सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, आप कहोगे सर वो तो एलसीएम होता है। यानी आपको एलसीएम भी दिया है, किसका एलसीएम दिया है, एबीसी का। क्या दिया है, 5400। 5402 मत लेना ना बच्चे, 5402 मैंने आपको रीजन भी दिया क्यों नहीं ले सकते हम। 5402 मैं किसी भी कीमत पर नहीं ले सकता, इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि 5402 जो है डिवाइड नहीं हो रहा, वो तो रिमाइंडर 2 दे रहा है। पर अगर मैं 2 रिमाइंडर जड़ ही हटा दूं, रिमाइंडर जो दिक्कत कर रहा है, रो रहा है रिमाइंडर कि हटा दो हमें, अगर मैं उसको ही हटा दूं, तो मेरे लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बच्चे। एक सेकंड, मेरे लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिमाइंडर जो मुझे परेशान कर रहा है, अगर मैं उसको हटा देता हूं तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा, तीनों से डिवाइड होता होगा। वो क्या होता है, एलसीएम, सबसे छोटा नंबर तो वही होता है ना। अच्छा हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एलसीएम भी हमें दिया है, एलसीएम भी दिया है। अब मुझे क्या कह रहा है आगे, फाइंड एबीसी। एबीसी बताओ, एबीसी बताओ, ये क्या है। एबीसी तो मैं तभी बता पाऊंगा जब मेरे पास आर भी हो, पी भी हो, क्यू भी हो, पी भी हो, क्यू भी हो, आर भी हो, पी भी हो, क्यू, यानी पी क्यू आर निकालना मेरा टारगेट है। अगर मुझे पी क्यू आर पता लग जाए तो मुझे एबीसी पता लग जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, पर पी क्यू आर निकालना इतना आसान काम तो नहीं है ना। तो अगर मैं देखूं कि जब मैंने यहां एचसीएफ लिखा होगा तो यहीं से तो उठाए होंगे प्राइम फैक्टर, यहीं से तो उठाए होंगे ना प्राइम फैक्टर बच्चे। जब मैंने यहां एचसीएफ लिखा होगा तो मैंने एचसीएफ, अगर मैं निकालता एचसीएफ तो मैं क्या करता, 2 भी लिखता, 3 भी लिखता और 5 भी लिखता। हाँ आप कहोगे बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आप तो यही करते ना कि 2 भी लिखते, 3 भी लिखते, 5 भी लिखते। अभी थोड़ा सा डार्क पेन ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा ज्यादा विजिबिलिटी से दिख जाए। सर 2 भी लिखते, 3 भी लिखते, 5 भी लिखते, फिर हम क्या करते हैं, लीस्ट पावर। एचसीएफ में क्या लेते हैं, लीस्ट। हाँ सर लीस्ट लेते हैं। सर यहाँ पी लिखा है, क्यू लिखा है, आर लिखा है, लीस्ट कौन सी है, तो आपको पता है पी से बड़ा क्यू है, सबसे बड़ा आर है, तो सबसे छोटा कौन है, पी। यानी यहाँ 2 रेस्ट पावर पी आना चाहिए। आप कहेंगे सही कह रहे हो सर। सर 3 की भी लीस्ट आनी चाहिए, पी क्यू आर लिखा है तो पी ही लीस्ट है। हाँ सर लीस्ट तो पी ही है, और सर यहाँ पे भी लीस्ट सर पी ही है, यानी ये होना चाहिए ऑर्डर। अब अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइज करूं तो ये इन्हीं से तो बना होगा। हाँ सर सही कह रहे हो आप, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइज करूं तो मुझे पता लग जाएगा कैसे आएगा। तो अगर मैं 30 का प्राइम फैक्टराइज करता हूं तो 30 का प्राइम फैक्टराइज करने पर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। यानी मेरे पास क्या आया, अगर मैं 30, देखो मैं इधर लिख देता हूं, एचसीएफ क्या आया सर, एबीसी का क्या है एचसीएफ, 30 था, 30 का मैंने प्राइम फैक्टराइज कर दिया 2 रेस्ट पावर 1 इंटू में 3 रेस्ट पावर 1 इंटू में 5 रेस्ट पावर 1। और सर इधर क्या है, इधर 2 रेस्ट पावर पी इंटू में 3 रेस्ट पावर पी इंटू में 5 रेस्ट पावर पी। सर सब 2 के ऊपर यहाँ p लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। अगर ये इन्हीं से बना है तो ये बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर है यानी p की जगह क्या लिखा है 1, ऊपर इसकी जगह p की जगह क्या लिखा है 1, और इसकी जगह p की जगह क्या लिखा है 1, यानी सर p की वैल्यू होगी 1। ओ हो मस्के की तरह बच्चे p की वैल्यू मिल गई हमें। ये तो हलवा क्वेश्चन था सर, यहां से तो बहुत आसानी से निकल गया। सर एलसीएम जब हम लेते थे तो एलसीएम में 2 3 5 तो हम लिखते ही थे, साथ में क्या लेते थे, ग्रेटेस्ट पावर। कौन सी पावर, ग्रेटेस्ट। सर पी क्यू आर में ग्रेटेस्ट 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी होगी, सर आर होगी ना, यहां लिखा तो है आर सबसे बड़ा है। सर यहां आर होगा, सर यहां भी फिर आर होगा। हाँ सर यहां भी तो आर होगा क्योंकि 5 की भी ग्रेटेस्ट पावर की। अच्छा सर यहां आर नहीं होगा, अब किसी ऐसा तो नहीं लग रहा सर यहां पे आर होगा, यहां आर है ही नहीं। देखो यहां ग्रेटेस्ट क्या है, यहां क्यू लिखा है, यहां पी लिखा है, और यहां भी क्या लिखा है पी। यहां तो पी लिखा था, क्यू लिखा था, आर लिखा था, पर यहां क्यू लिखा है, पी लिखा है, यहां पे सब गलत कर देते, यहां आर लिख देते सब, और आर लिख देते तो उनका हो जाता गलत।
गलत हो जाता ना। क्या लिखोगे यहाँ पे? सर यहाँ P लिखा है और Q लिखा है, तो P और Q में बड़ा कौन है? Q, यानी यहाँ पे क्या आएगा? Q आएगा। किसी को ऐसा नहीं लग रहा ये क्या हो गया सर, Q क्यों आया? अरे जब R है ही नहीं यहाँ तो R को क्यों कंपेयर करूं मैं? यहाँ P लिखा है, P लिखा है, Q लिखा है, ग्रेटेस्ट चाहिए तो ग्रेटेस्ट में तो Q ही है ना सिर्फ यहाँ पे, तो Q जीत गया। सर बना तो इन्हीं से होगा ये 5400, यानी 5400 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5400 का मैं क्या करूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 1400, फिर 3 से जाएगा ना, 3 9 जा 2700, फिर चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 900, फिर 3 1 0 0, फिर 2 से जा रहा है 2 5 जा 0, फिर 2 से जा रहा है 2 2 जा 4 2 5 जा 10, फिर 5 से जा रहा है 5 5 जा, देन 5 1 जा। यानी जो एलसीएम बनेगा यहाँ पर, एलसीएम जब मैं लूंगा एबीसी का, तो मैं कैसे निकालूंगा? 5400 आया, 5400 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 रेस्ट पार क्या लिख दूंगा? 3। सही है? हाँ जी सर। सर 3 कितनी बार आ रहा है? 1 1 2 3 बार 3 रेस्ट पार 3, और फिर नीचे क्या आ रहा है? 5 रेस्ट द पावर 2। बिल्कुल सही है सर। सर हमने जो यहाँ देखा था वो 2 रेस्ट पावर आर देखा था, फिर 3 रेस्ट पावर आर देखा था, और 5 रेस्ट पावर क्यू देखा था। अब मैं यहाँ से अगर कंपेयर करूँ, सर आर की जगह कौन बैठा हुआ है? 3। सर आर की वैल्यू तो 3 हो गई। सर यहाँ भी आर की वैल्यू क्या हो गई? 3। और सर क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 2। कंपेयर किया सर, क्या किया है? ऑन कंपेयरिंग। तो मुझे पी भी मिल गया, क्यू भी मिल गया, आर भी मिल गया। अब तो हलवा हो गया क्वेश्चन। अब क्या करोगे? देखो नेक्स्ट स्टेप में दिखा देता हूं मैं आपको, एक सेकेंड। अगर मैं एक नई स्लाइड ऐड कर रहा हूं यहां पर, तो अब मुझे क्या चाहिए? सर ए चाहिए। ए क्या है? मैं एक निकाल के दिखा देता हूं, बाकी सारे आप खुद निकाल लोगे और कमेंट बॉक्स में बताना बच्चे क्या करोगे। 2 रेस्ट टू द पावर आर, 3 रेस्ट टू द पावर पी और 5 रेस्ट टू द पावर क्यू। 2 रेस्ट टू द पावर आर, 3 रेस्ट टू द पावर पी और 5 रेस्ट टू द पावर क्यू। सर पी की वैल्यू क्या आई थी? 1। सर आर की वैल्यू क्या आई थी? 3। सर क्यू की वैल्यू क्या आई थी? चेक कर लेते हैं। पी की वैल्यू आई थी 1, आर की वैल्यू 3 और क्यू की वैल्यू 2। आर की वैल्यू 3 एंड क्यू की वैल्यू 2। सर पुट कर दो 2 रेस्ट पावर पी, सर ये तो आर है, सॉरी 2 रेस्ट पावर आर सर 3 है, इनटू में 3 रेस्ट पावर पी की वैल्यू क्या है सर? 1। सर क्यू की वैल्यू क्या है सर? 2 है। तो ये आ जाएगा ए 8 इंटू में 3 इंटू में 25, यानी 8 है 24 इंटू में 25 इंटू में 24 कर 5 4 22, 5 4 टू 8, 10 5 टू 10 1, 2 टू 4 8 5, यानी ये आ जाएगा 600। यानी ए की वैल्यू क्या आ गई? 600। तो ए निकल गया बच्चे, एक सेकेंड, ए निकल गया। और आपको क्या निकालना था? ए बी सी, तीनों निकालने। तो ए भी निकल जाएगा, फिर बी भी निकल जाएगा और सी भी निकल जाएगा। ए मिल गया, फिर आप यहाँ पी की जगह 1 डालना, आर की जगह जो है 3 डालना, और फिर अगेन पी की जगह क्या डालोगे? 1 डालोगे। तो इस तरीके से आप बच्चे एबीसी निकाल लोगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चे आपका एबीसी का आंसर क्या है। ए मैंने निकाल दिया है, बी और सी अब आपकी जिम्मेदारी है निकालना। अब ये आपके हवाले बच्चे। तो आई होप आपको बच्चे यहाँ तक बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से उठाने की कोशिश की है और बेसिक से आपको ऊपर उठाने की कोशिश की है कि आप एक एक शब्द को समझ पाओ। अच्छा, एक और वर्ड प्रॉब्लम आ गई बच्चे, एक और वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। अ फ्रूट वेंडर हैज 990 एप्पल्स। अच्छा, एक फ्रूट वेंडर है जिसके पास एप्पल कितने हैं? 990। सर ऑरेंजेस कितने हैं? ऑरेंजेस हैं उसके पास 945। अच्छा, ही पैक्स देम इनटू बास्केट। अच्छा, पैक कर रहा है बास्केट में। ओके, ईच बास्केट कंटेन ओनली वन ऑफ 2 फ्रूट्स बट इन इक्वल नंबर। ईच बास्केट कंटेन ओनली वन ऑफ द 2 फ्रूट, मतलब एक बास्केट में एक तरीके के फ्रूट्स हैं, ठीक है, और इक्वल नंबर में। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट। मतलब फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू पुट इन ईच बास्केट टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट कम से कम इस्तेमाल हो, बास्केट कम से कम इस्तेमाल हो। तो एक बास्केट में मैं कितने फ्रूट्स रखूं एक ही टाइप के, एक बास्केट में एक ही टाइप के कितने फ्रूट रखूं। और ये बोर्ड 2016 का क्वेश्चन है। मुझे बताओ एलसीएम आएगा या एचसीएफ। बहुत आसान है बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं एक ही बास्केट में क्या इन दोनों से बड़ा नंबर एज्यूम कर सकता हूं? मान लो मैंने मान लिया एक वक्त के लिए 1200, क्या 1200 मैं एक रख सकता हूं? जब मेरे पास एक ही 990 है तो मैं 1200 कैसे लग सकता हूं? यानी मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। किसका एचसीएफ? 990 का और 945 का, क्योंकि इनसे कम आंसर मान लो 500 है तो 500 फिर भी एक वक्त को पॉसिबल है, पर इनसे बड़ा आंसर तो पॉसिबल नहीं है ना। यानी मुझे क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ। एचसीएफ जो भी आएगा
उतने फ्रूट्स, HCF जो भी आएगा वो क्या दिखाएगा कि उतने फ्रूट्स में एक बास्केट के अंदर पुट कर सकता हूं, वही आपसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। आप सॉल्व करके देखना बच्चे, अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन है, कैन द नंबर 6 रेज़्ड टू पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड विद डिजिट 5, क्या ये डिजिट 5 पर एंड करेगा? रीजन दो। बोर्ड 2015 का ये सवाल है बच्चे। तो अगर मैं पहले वाले सवाल की बात करूं जहां पर कह रहा है कि क्या ये 5 पर एंड होगा या नहीं, तो ये डिजिट 5 पर एंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? 6 रेज़्ड टू पावर n को अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से देखूं तो 6 का जो प्राइम फैक्टराइज होता है वो होता है 2 3 जा फिर 3 1 जा, यानी यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या है? 2 एंड 3 और रेज़्ड टू द पावर n। अगर किसी के पास 2 है और 3 है तो वो 5 पर एंड तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 पर अगर एंड होना भी है तो उसके पास सिर्फ 5 होना चाहिए था। ओनली 5 शुड बी द प्राइम फैक्टर, तब 5 5 जा बन सकता था, 5 5 5 जा बन सकता था। तो 5 होना जरूरी था, 5 नहीं है तो इसके लिए बहुत मुश्किल है कि ये एंड हो जाए। तो ये एंड नहीं हो सकता। इसका आंसर आप इस तरीके से लिखोगे कि ये एंड नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके का 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा। शो दैट 6 रेज़्ड टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये 0 पर एंड नहीं हो सकता। तो 6 रेज़्ड टू पावर n 0 पर एंड कब होता? मैंने आपको बताया था कि जो 6 रेज़्ड टू पावर n है वो उसका जो प्राइम फैक्टर है वो ये है, द नंबर कैन एंड विद डिजिट 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टर्स आर, उसके प्राइम फैक्टर क्या हो? इट्स प्राइम फैक्टर कंटेन 2 एंड 5। जब 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर में है ही नहीं, जब 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर में है ही नहीं, तो इट विल नॉट एंड विद डिजिट 0 बिकॉज इन 6 रेज़्ड टू पावर n it has 2 and 3 as its prime factor. It doesn't have 2 and 5 as its prime factor. तो इस तरीके से बच्चे इस क्वेश्चन को आप इजीली टैकल ऑन कर सकते हो। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और मैंने इससे पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन बच्चे मैं चाहता हूं आप इसका जवाब दो कि क्या दो नंबर का कैन 2 numbers have 18 as their HCF? क्या किसी नंबर का HCF 18 और LCM 380 हो सकता है? इज इट पॉसिबल? यस और नो। और अगर नो है तो क्यों है और यस है तो क्यों है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चे। LCM और HCF निकालना है इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। और क्या इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers, 3 नंबर का प्रोडक्ट, क्या HCF ऑफ 3 numbers मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स होता है? ये एनसीईआरटी का ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये नहीं होता, नो। तो मैं चाहता हूं बच्चे ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में बताएं बच्चे कि इसको आप किस तरीके से टैकल ऑन करेंगे। राइट बच्चे, अब कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2025 में ये क्वेश्चन आया था बच्चे बोर्ड में। एमसीक्यू क्वेश्चन है कि रूट अंडर 0.4 इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? तो आपको मैं टाइम दे रहा हूं बच्चे, आप सोचकर बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा बेटर नजर आ रहा है और ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। मैं आपको टाइम दे रहा हूं पूरा, आप सॉल्व करो बच्चे इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ कि आपको कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर नजर आ रहा है। 0.4 की अगर मैं बात करूं तो क्या ये आपका क्या हो सकता है? मतलब इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, इररैशनल नंबर हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? तो अगर मैं देखूं तो आप इसको क्या लिख सकते हो? मैं इसको क्या 0.4 को 4/10 लिख सकता हूं रूट के अंदर। आप कहोगे बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं नीचे देखूं तो क्या मैं इसको 2 इंटू में 2 लिख सकता हूं 4 को, और इसको लिख सकता हूं 2 इंटू में 5। तो नीचे तो पेयर नहीं बन रहा पर ऊपर बन रहा है, तो पेयर में से एक चीज बाहर आ जाती है, तो ये बन जाएगा रूट 1/10। रूट 1/10 यही बनेगा क्योंकि इन दोनों पेयर में से एक बाहर आ जाएगा। तो ये तो सर इररैशनल नंबर है, इररैशनल नंबर है। और आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि रैशनल के साथ अगर मैं इररैशनल का प्रोडक्ट करता हूं तो आंसर क्या आता है? इररैशनल। आंसर क्या आता है? इररैशनल। इररैशनल जीत जाता है ना, रैशनल के साथ इररैशनल आएगा तो इररैशनल ही जीतेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चे।
अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये भी 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। बोर्ड 2025 में क्या आया था, 1 प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इंटीजर है, इर्रेशनल नंबर है, या फिर आपका नेगेटिव इर्रेशनल नंबर है, क्या है ये? तो आपको लगेगा सर ये कैसा क्वेश्चन है, तो हम क्या कर लेते हैं बच्चे, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आपको ये दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो है, माइनस ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वही लगा देते हैं। तो a क्या है सर, यहाँ पे 1 है, और b क्या है √3। यानी ये होता क्या है बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं क्या करता हूँ, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, प्लस 2a की जगह 1 एंड b की जगह √3 माइनस, अब ब्रैकेट लगाओ बच्चे, क्योंकि जब नेगेटिव आ जाता है तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, वरना साइन का एरर हो जाता है, अब यहां पे लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वेरी गुड बच्चे, a स्क्वायर b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 2, a की जगह 1 एंड b की जगह √3। सही है बच्चे, क्योंकि a की जगह क्या है 1 और b की जगह क्या है √3। अच्छा मैंने ब्रैकेट पहले ही लगा के रखा हुआ है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, आप कहोगे √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, ये आ जाएगा 2√3, बिल्कुल सही है, माइनस, अब ये नेगेटिव साइन अंदर लेके जाओ, नेगेटिव साइन बारी बारी अंदर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस अगेन माइनस, माइनस का 3 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर आ जाएगा 2√3। अब मैं देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है ये प्लस का है, प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, कैंसिल हो जाएगा। अब आएगा 2√3 प्लस 2√3, यह आएगा 2√3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा 4√3, 2 प्लस 2 क्या होता है 4 एंड √3 का √3 कॉपी। 4√3 क्या है, 4√3 क्या है, पॉजिटिव, क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, नहीं ये तो नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है, नहीं, पॉजिटिव इररेशनल नंबर है तो इररेशनल नंबर है, तो इररेशनल, रैशनल इंटू में इररेशनल, इररेशनल यानी इररेशनल नंबर है और पॉजिटिव भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से बच्चे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। बोर्ड 2023 का एक और सवाल है बच्चे, जहां पर आपको पी स्क्वायर बराबर दे रखा है 32/50 और फिर पूछ रहा है पी क्या होगा, ये क्या है पी स्क्वायर, तो आपको कंफ्यूजन होगी, तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो पी स्क्वायर आएगा 32/50, अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा तो 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, यानी पी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 16/25 के, 16/25 के। यानी अगर मैं पी स्क्वायर की देखूं तो मैं इसको क्या 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं 16 को, आप कहोगे बिल्कुल सर इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं 25 को, हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। सर इसको मैं 4/5 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकता हूं, यानी पी यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसके खोपड़े पर भी 2 लिखा है, इसके खोपड़े पर भी 2 लिखा है, बेस क्या है यहाँ पे, बेस क्या हो जाएगा 4/5, यानी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। 4/5 क्या है रैशनल नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं बच्चे इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इररेशनल प्रूव करने वाले, इररेशनल प्रूव करने वाले। और इररेशनल प्रूव करने के लिए हमेशा हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का ही इस्तेमाल किया जाता है बच्चे प्रूव करने के लिए किसी भी नंबर को इररेशनल। क्या होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, देखिए बच्चे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में आपको समझा देता हूं क्या होता है। यहां पर हम उल्टा मान के चलते हैं, उल्टा मान के चलते हैं, अगर हमें इररेशनल प्रूव करना है तो हम उस नंबर को रैशनल मानेंगे, उल्टा मानेंगे, कंट्राडिक्ट। तो हम देखेंगे जब हम गलत मान रहे हैं, यानी हम इररेशनल नंबर को रैशनल मान के चलेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा गलत। और जब गलत आएगा तो बस उतना ही गलत ही लाना है, हमें गलत ही लाना है। जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के सवाल अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो √3 पूछा जाए, चाहे वो √7 पूछा जाए, चाहे √5 पूछा जाए। आई थिंक √7 भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको √3 समझ आ गया तो √7 भी बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आपको √3 को इररेशनल प्रूव करना है, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 का क्वेश्चन है बच्चे, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। भले ही √2 पूछा जाए, √3 पूछा जाए, √5 पूछा जाए, √7 पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, पर अगर आपको इररेशनल प्रूव करना है तो हम वी विल यूज द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो आप कैसे करोगे बच्चे इस क्वेश्चन का अप्रोच, आप क्या करोगे लेट करोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज कर रहे हो। √3 आपको क्या प्रूव करना है इररेशनल, तो आप उल्टा मानो, लेट √3 बी अ रैशनल
नंबर। आप क्या मानोगे? रूट 3 को रैशनल नंबर मान के चलोगे। अच्छा, रूट 3 को मैंने रैशनल मान दिया। अगर रूट 3 रैशनल है तो आपको पता है कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स। पी एंड क्यू क्या होते हैं? इंटीजर। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। और क्यू कांट बी इक्वल टू 0। तो आप यहां पे भी यही करोगे। तो रूट 3 किस तरीके से दिखेगा आपको? पी बाय क्यू की फॉर्म में दिखेगा, वेयर आप लिखोगे वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे दिया डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो टर्म क्या हो जाती है? नॉट डिफाइंड। वो टर्म क्या हो जाती है सर? नॉट डिफाइंड। एक सेकंड बच्चे, मैं एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हम उस पर चलेंगे, स्विच ऑन करेंगे। सर आपने इतना कर लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप कोई भी रैशनल नंबर देखो, अगर मान लो आपने बात की 1/2 की, ठीक है, तो 1 और 2 का अगर आप HCF लो 1 और 2 को, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा इसको डिवाइड करने वाला? 1 होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखो मैंने मान लो लिया 3/6 लिया, ये भी एक रैशनल नंबर है। ये भी क्या है सर? एक रैशनल नंबर। पर अगर इस रैशनल नंबर को मैं ध्यान से देखूं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन कुछ भी ना हो, तो अगर मैं 3 को रिड्यूस करूं, 3 1 3, 3 2 6, तो अब रिड्यूस होकर क्या बना? 1/2। अब देखो कॉमन कुछ नहीं है। अगेन इसका HCF क्या आएगा? 1 और 2 का 1 आएगा। अगर इसकी जगह आपके दिमाग में आ रहा है 8/12 ले लिया आपने, सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आप कहोगे ये रैशनल नंबर है पर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा तो क्या करूंगा? 2 4 8, 2 4 8, 2 6 12, अभी भी नहीं आया। 2 2 4, 2 3 6, अब 2/3 आ गया। 2/3 बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, और 2 और 3 में कॉमन जो फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ नहीं है। यानी अगेन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 3 को डिवाइड करने वाला क्या है? 1। यानी यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि मैं कोई भी ले लूं, मान लो मैंने 50 लिख दिया और यहाँ 60 लिख दिया, तो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में करूंगा, 0 से 0 काटूंगा, 5/6 आएगा। 5 और 6 का अगेन मैं HCF लूंगा, 5 और 6 का अगेन मैं HCF लूंगा, तो क्या आएगा? 1। यानी यहां से एक चीज बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि अगर कोई भी दो इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा क्या होंगे? HCF उनका 1 होगा। अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी दो रैशनल नंबर का जो रैशनल नंबर है उनका HCF क्या होगा? 1। और HCF 1 होने का क्या मतलब होता है? आपने पढ़ा है बच्चे, HCF 1 होने का क्या मतलब होता है? एक सेकेंड, आप कहेंगे सर HCF 1 होने का मतलब है को प्राइम है। यानी अगर P और Q को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म अज्यूम कर लूं, मैं मानूंगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो मैं लिख सकता हूं ना सर HCF P और Q का क्या होगा? 1 होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर, P और Q का HCF क्या होगा? 1 होगा। यानी P एंड Q क्या होंगे? HCF 1 होने का क्या मतलब है? P एंड Q आर को प्राइम। इसीलिए ये कंडीशन यहां पर वैलिड होती है कि P और Q को हम को प्राइम मान के चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं P और Q जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में हर एक रैशनल नंबर को प्राइम होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हर एक रैशनल नंबर को प्राइम होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्या आया? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर बहुत सारे सवाल अपने आप में बन जाते हैं। √3 किसके बराबर आया सर? P/Q के। अब मैं क्या करूंगा सर? स्क्वायरिंग करूंगा, क्योंकि मुझे इरेशनल नंबर पसंद नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो √3 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आई हैव डन द स्क्वायरिंग बोथ साइड। √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और P/Q का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब इससे आगे मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, तो ये बनेगा √3 का स्क्वायर क्या होगा सर? 3, और ये बन जाएगा P²/Q²। बिल्कुल सही बात है सर। अब मैं अगर देखूं ये डिवाइड में है, अगर ये इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। यानी 3 इंटू में Q² इक्वल टू क्या आएगा? P²। 3 इंटू में Q² इक्वल टू P² आएगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना, सर 3 क्या है? 3 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है या नहीं है? प्राइम नंबर है या नहीं है? एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी NCERT के अंदर लिखी है कि अगर कोई प्राइम P किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यहां पर A को मैंने इंटीजर माना है, किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यही प्राइम उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर किया। अभी स्क्वायर किसका किया था सर? A का, यानी A को भी डिवाइड करेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं। मान लो 3 है, 3 जो है मान लो किसी इंटीजर के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 3 क्या है? यहाँ पे प्राइम है। ये प्राइम किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी ये 3
उसको भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर किया। किसका स्क्वायर किया था? 3 का। यानी ये 3 इसको भी डिवाइड करेगा, और कर भी रहा है, दिख रहा है ना आपको, मैंने आपको दिखा भी दिया बच्चे एग्जाम्पल। इसकी जगह मान लो आपने 2 एक प्राइम लिया होता, 2 किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मान लो 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 16 को करता है ना 2 डिवाइड 16 को, तो ये उसको भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर किया। किसका स्क्वायर किया था? 4 का। यानी 2 एक प्राइम है जो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर किया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तभी वैलिड है जब क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। यानी अगर कोई प्राइम किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर किया, और यहां पे जो भी इंटीजर होगा उस वही इंटीजर कॉपी हो जाएगा। ये समझ आया बच्चे? ये समझ आया? अब मैं ये जो एक्स्ट्रा बातें थी मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं यहां से देखूं, गौर से देखना, गौर से, बहुत ध्यान से, इसकी जगह कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी प्राइम हो सकता है। प्राइम होना चाहिए, ये कंडीशन है, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। प्राइम होना चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखो, अब अगर मैं इधर देखूं तो ये 3 क्या है? मल्टीप्लाई में क्या मैं क्यू स्क्वायर को 3 इधर लेके जाऊंगा तो पी स्क्वायर बाय 3 लिख सकता हूं। यानी 3 किसको डिवाइड कर रहा है? पी स्क्वायर को। और पी क्या है सर? इंटीजर है। यानी 3 एक प्राइम है जो किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे इफ 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर 3 पी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 और किसको डिवाइड करेगा? किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, यानी उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर किया। किसका स्क्वायर किया था? पी का। यानी 3 किसको डिवाइड करेगा? 3 डिवाइड्स पी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगर 3 पी को डिवाइड कर रहा है तो पी डिवाइड कब होगा? जब वो 3 का क्या होगा? मल्टीपल। पी का क्या होगा? पी क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल, यानी 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या 18 होना चाहिए। यानी 3 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल। यानी पी क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हम लेट करेंगे P अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 के टाइप का होगा। K की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 का मल्टीपल होना जरूरी है। अच्छा, ये जो इक्वेशन आपने लिखी ना, इसको आप 1 मान लो। इसको क्या मान लो सर? 1 मान लो। और ये जो आपने अभी माना इसको 2 मान लो। इसको क्या मान लो? 2। यानी P क्या है? 3 का मल्टीपल, क्योंकि 3 से क्या हो रहा है? वो डिवाइड। P क्या है? 3 का मल्टीपल, यानी वो क्या डिवाइड हो रहा है? किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। ठीक है, 3 से। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये जो आया P इक्वल टू 3 के, ये वापिस उठा के 1 में डालो। किस में डालो? 1 में। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूं। पुट P इक्वल टू 3 के इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी सर? इक्वेशन नंबर 1 थी 3 इंटू में क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। 3 इंटू में क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। वापिस पुट करेंगे, 3 इंटू में क्यू स्क्वायर आएगा, P की जगह 3 के, यानी 3 के का होल स्क्वायर। यानी ये बन जाएगा 3 इंटू में क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 9 एंड k का स्क्वायर यानी k स्क्वायर। सर ये कट रहा है तो काट दो, 3 3 9, यानी क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 3k स्क्वायर। अच्छा सर, अब ये क्या हो रहा है? सर अभी भी आप देखो एक चीज गौर से, तो 3 भी क्या है? प्राइम है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3 हाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो k स्क्वायर बराबर होगा क्यू स्क्वायर बाय 3 लिख सकता हूं। यानी यहां पर 3 किसको डिवाइड कर रहा है? इंटीजर के स्क्वायर को। यानी इफ 3 जो कि क्या है? प्राइम, डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 3 और किसको डिवाइड करेगा? 3 डिवाइड्स क्यू। वेरी गुड बच्चे। यानी अगर 3 पी क्यू को डिवाइड कर रहा है तो क्यू भी क्या है? 3 का मल्टीपल। यानी वो किस टाइप का होगा? 3m टाइप का होगा। k मैं मान चुका था ना पीछे, तो यहां k नहीं मानूंगा, m मान लेता हूं। यहां m की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। यानी ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या बन गई? सेकंड। अब अगर मैं 1 और 2 को देखूं, सॉरी 2 और 3 को देखूं, फ्रॉम 2, ये नहीं 3 है ना, ये 2 हम मान चुके थे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और 3 से देखूं, P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर S। क्या है कॉमन फैक्टर दोनों का? P और Q का। यहां पर देखो 3m टाइप का है Q, और P किस टाइप का है? वो भी तो 3 के टाइप का है। यानी 3 एक कॉमन फैक्टर है P एंड Q का। 3 क्या है बच्चे? कॉमन फैक्टर है।
तो पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर एज 3। अच्छा 3 एक कॉमन फैक्टर है पी एंड क्यू का, ये तो गलत आ गया। क्यों गलत आ गया? हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, देखो हमने माना था पी एंड क्यू को को प्राइम। पी एंड क्यू के को प्राइम होने का मतलब है कि जो इनका कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई नहीं है। कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिर्फ 1। पर हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास वो 3 कॉमन फैक्टर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत माना था बच्चे। यही तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है कि हमने यहां गलत माना था। जब गलत हमने इसको रैशनल मान लिया तो गलत ही आएगा ना आंसर। तो अब आप लिखोगे कैसे? आप लिखोगे, देखो मैं एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आप ये स्टेटमेंट लिखते हो तो आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटने वाले। विच जो P और Q का कॉमन फैक्टर आया 3, दिस इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है, दिस इज कंट्राडिक्शन है, ये हमारी कंट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट को। दिस इज कंट्राडिक्शन टू आवर फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम। P एंड Q क्या है? को प्राइम है। इस फैक्ट को क्या कर रहा है? कंट्राडिक्शन। और ये कंट्राडिक्शन आया क्यों? दिस कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से ही तो ये कंट्राडिक्शन अराइज हुई। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, hence √3 is an irrational number। √3 is an irrational number। इस तरीके से बच्चे √3 को हम इररेशनल प्रूव कर सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज का रीजन दिया कि हम को प्राइम क्यों मान के चलते हैं। को प्राइम मानने के बाद मैंने आपको जो है फंडामेंटल थ्योरम, एक एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट समझाई कि जब किसी इंटीजर के स्क्वायर को कोई प्राइम डिवाइड करता है तो वही प्राइम उस इंटीजर को भी डिवाइड करता है जिसका स्क्वायर किया है। और ये सिर्फ वैलिड कब होता है? जब प्राइम का केस होता है। आई होप बच्चे आपको यहाँ तक पूरी वीडियो समझ आई होगी। अगर थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बचे हैं मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बनाऊं और हम उसको वहाँ अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में तब तक बताइए बच्चे कैसी लगी आपको वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।